उधर रेभानी की आवाज हताशा से कांपती हुई हवा को चीरती हुई गूंज उठी। प्रोहाल, प्रोहाल तुम कहाँ हो बेटा? प्रोहाल तुम कहाँ हो बेटा? एक माँ का दिल उस भयावह दृश्य को देखकर रो रहा था। रेभानी इधर उधर भाग रही थी, टूटे हुए मलबे के बीच अपने बेटे को खोजती हुई, और तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे बच्चे को वापस ला दो। भारी बूंदें जमीन पर जोर से गिरने लगी, जैसे आसमान भी इस विनाश में शामिल हो गया हो। प्रोहाल, कहाँ हो तुम? बारिश, अंधकार और मलबे के बीच सब कुछ और भी बिखर गया। अव्यवस्था, डर और एक माँ की बेबस तलाश उस दृश्य पर छाई हुई थी। खुरात काका, आप कहाँ हैं? तभी ड्रिगो अचानक मलबे के एक हिस्से की ओर भौंकने लगा, जैसे उसने कुछ पहचान लिया हो। रेभानी बिना एक पल गवाए दौड़ती हुई ड्रिगो के पास पहुंची। वह जमीन पर झुकी और टूटे हुए पत्थरों के बीच नीचे की ओर देखने लगी। प्रोहाल, तुम कहाँ हो बेटा? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हार नहीं थी। चारों ओर बिखरा मलबा, टूटी जमीन और गिरती बारिश, सब कुछ उनके डर को और गहरा कर रहा था। कुछ ही देर में कालमाटी गांव की स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। अधिकारी मलबे के बीच फैल गए और प्रोहाल की तलाश में जुट गए। उसी समय आकाश में सर्विलांस उड़ते रोबोट सक्रिय हो गए। उनकी हल्की गूंजती आवाजें बारिश के बीच सुनाई दे रही थीं और उनकी चमकती आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थीं। अब बारिश, मशीनों की गूंज और एक माँ की पुकार, सब एक साथ उस रात में फैल गए। और वह रो रही थी, बिना रुके ऐसे रो रही थी जैसे उनका सब कुछ छिन गया हो। अपने पति द्रोणाभीर को खोने के बाद अब उनका बेटा प्रोहाल भी उनसे दूर हो गया था। बारिश तेज होती चली गई, लेकिन रेभानी की सिसकियां उससे भी ज्यादा भारी थीं, और उस टूटे हुए गांव के बीच एक माँ का दिल पूरी तरह बिखर चुका था। यह सिर्फ एक आपदा नहीं थी, यह एक माँ की आत्मा पर पड़ा ऐसा घाव था जो समय भी आसानी से नहीं भर पाएगा। उधर पाइपलाइन के भीतर पानी तेजी से भरने लगा था। उसी बीच स्पेक्ट्रेक्स प्रोहाल को लेकर वहां से निकल गया। कुछ ही समय में वह कालमाटी के उत्तर में नदी के उस पार पहुंच चुका था। उसी क्षण माउंटेन फॉरेस्ट की गहराइयों में एक रहस्यमय आकृति प्रतीक्षा कर रही थी। एक ढका हुआ आदमी अंधकार में लिपटा हुआ, उसके चेहरे पर जमी ठंडी मुस्कान उस भयावह शांति में घुली हुई थी। स्पेक्टर एक्स प्रोहाल को अपने धातु के कंधों पर उठाए हुए उसके सामने आकर रुका। तुमने अच्छा काम किया है। उसके ठीक बगल में एक विशाल आकृति खड़ी थी, हाइनॉक्स, एक उन्नत अज्ञात रूप से मॉडिफाइड जीव। उसका विशाल शरीर और लोमड़ी जैसा आकार अंधेरे जंगल में और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से निकलती भयानक चमक आसपास की हर चीज को सिहरन से भर रही थी। स्पेक्टर एक्स, इसे अब बांध दो और सुनिश्चित करो कि वह बंधा रहे। हम किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ढके हुए आदमी ने हाइनॉक्स की ओर इशारा किया। इसे हमारी छिपी हुई रिसर्च फैसिलिटी में ले जाओ। हाइनॉक्स अपनी भाषा का अनुवाद करने वाले गर्दन में लगे उपकरण से सुसज्जित एक गहरी और गूंजती आवाज के साथ सिर झुकाता है। जी मालिक। ढके हुए आदमी के होठों पर एक ठंडी, संतुष्ट मुस्कान उभर आई। हम कुछ समय के लिए यहाँ परछाइयों में प्रतीक्षा करेंगे और बहुत जल्द रेभानी हमारा शिकार बनेगी। बिल्कुल सटीकता के साथ स्पेक्टर एक्स ने बेल्टों को कसते हुए प्रोहाल को हाइनॉक्स की पीठ पर सुरक्षित बांध दिया। प्रोहाल का सिर उस विशाल प्राणी के प्रभावशाली सिर से टिक गया, बेहोश, असहाय। हाइनॉक्स, तेजी से जाओ, कोई गलती मत करना। अपने कार्य की गंभीरता को समझते हुए हाइनॉक्स ने सहमति में सिर हिलाया। जी मालिक। प्रोहाल को अपनी पीठ पर लिए वह गहरे जंगल की ओर बढ़ चला, एक ऐसी यात्रा पर जहां अंधकार ही रास्ता था। जंगल की खामोशी में एक माँ की पुकार और उसके बेटे की किस्मत एक दूसरे से जुदा होती चली गई। उधर डेल्वेक्स टावर के भीतर काव्या के घर के विशाल हॉल में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़े सोफे पर सब चुपचाप बैठे थे, आंखों में आंसू और दिलों में डर और अनकहा शोक। यह क्या हो गया? आंटी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता। काव्या की आवाज कांप रही थी, वह बार बार सिर हिला रही थी, जैसे इस सच्चाई को नकार देना चाहती हो। अकुमा, प्रोहाल की दादी, झुकी हुई बैठी थीं, उनका शरीर कांप रहा था और आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। मेरा प्यारा पोता। उनकी आवाज बीच में ही टूट गई, शब्द आगे बढ़ने से इनकार कर गए। पलक झपकते ही चला गया। यह क्या हो गया? अकुमा की आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे।
सब कुछ चला गया, मेरी बेटी, मेरा बेटा और अब मेरा प्रोहाल भी। हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया? अब मेरे जीने के लिए क्या बचा है? कोई चीख नहीं थी, कोई विरोध नहीं, बस एक जड़ हो चुका दुख, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। उस कमरे में उस पल सिर्फ वो दर्द था जो समय से भी भारी था। इसी बीच सब कुछ जान लेने के बाद अपने कमरे में अकेली बैठी ओमुद्री ने धीमे से खुद से फुसफुसाया। प्रोहाल। उसकी आवाज कमरे की खामोशी में घुल गई। पास ही इसादरी सोई हुई थी, प्रोहाल की एआई कलाई घड़ी पहने हुए, जैसे उसके लिए वह बस एक खिलौना हो। ओमुद्री ने अपनी बहन को देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधे रक्षा धागे पर उसकी नजर ठहर गई। मिश्रित भावनाओं में उलझी हुई ओमुद्री सोचती रही, क्रोध और दुख से भरी हुई। उसने गुस्से में माला को फर्श पर फेंक दिया, जैसे उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो जो समझ से परे था। फिर वह रुक गई। उसने गिरी हुई माला को देखा, उसकी आंखें नम थीं। तुम फिर से क्यों चले गए प्रोहाल? तुम इतने जिद्दी हो। मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। यह उसका मासूम गुस्सा था, बिना किसी बनावट के। पास पड़ी पुरानी रबर की गेंद को उसने हाथ में उठा लिया। मैं तुमसे कभी नहीं खेलूंगी। उसने गेंद को नीचे फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अचानक रुक गई। ओमुद्री धीरे धीरे अपने कमरे की खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। दूर फैले आकाश पर उसकी नजर टिक गई। ओमुद्री के मन में प्रोहाल के लिए एक अनजाना सा राग उभरा, एक मासूम सा क्रोध। हाथ में गेंद को कसकर पकड़ते हुए उसने उसे महसूस किया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। गेंद को कसकर पकड़े हुए उसके आंसू धीरे धीरे उस रबर की गेंद पर गिरने लगे। यह वो पल था जब पहली बार ओमुद्री के मासूम मन में एक ऐसा एहसास उभरा जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। वह कुछ कह नहीं सकी, कुछ समझा भी नहीं, बस उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सब बता दिया। प्रोहाल, तुम अच्छे नहीं हो। तुम कहाँ चले गए? जैसे ही ओमुद्री के दिल के दर्द की गहराई प्रकट हुई, एक अचानक बदलाव ने उसका ध्यान खींच लिया। उसकी नजर अपने हाथ में थमी गेंद की ओर मुड़ी। आंसुओं की नमी से भीगी हुई वह गेंद रहस्यमय रूप से हल्का सा कांपने लगी। ओमुद्री उसे गहराई से देखने लगी। गेंद से एक अनजानी अलौकिक सी ऊर्जा निकल रही थी, न तेज न डरावनी, बस मौजूद। उसने गेंद को और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें थम सी गईं और आंखों में डर से ज्यादा एक सवाल था। यह क्या था जो समझ से परे था, लेकिन महसूस हो रहा था? कुछ तो था जिसे ओमुद्री पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसका दिल उसे पहचान रहा था। और उसी एहसास के साथ कमरे की खामोशी और भी गहरी हो गई। अगली ही सुबह कालमाटी गांव पर एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था। टूटे हुए घरों के खंडहरों के बीच रेभानी भारी दिल के साथ निश्चल बैठी थी। चारों ओर मलबा फैला हुआ था। सुथान भी वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने भी खोज जारी रखी, लेकिन न प्रोहाल का कोई पता था न खोराद का। दोनों जैसे इस धरती से गायब हो गए थे। उधर प्रोहाल का गांव का दोस्त सुभिक अपनी माँ के साथ रेभानी के सामने खड़ा था। आंटी, मैंने उसे हर जगह ढूंढा है, लेकिन प्रोहाल कहीं नहीं मिल रहा। सुभिक ने अपनी माँ की ओर देखा। मेरा प्यारा दोस्त कहाँ चला गया? माँ। पास ही बैठी रेभानी की आंखें दुख से भारी थीं। रोते रोते उसके आंसू सूख चुके थे। वह अब एक प्रतिमा की तरह चुप बैठी थी, बिल्कुल स्थिर, लेकिन भीतर से अब भी सिसकती हुई। इस उदास दृश्य के बीच सुभिक की माँ सेरिना धीरे से रेभानी के पास आई। उनकी आवाज में सहानुभूति थी और आंखों में वही डर जो सब महसूस कर रहे थे। मैडम, यह आपकी गलती नहीं है। भाग्य ने हम सब के साथ क्रूरता की है। आप खुद को इतना मत तोड़िए। मुझे पूरा विश्वास है हम प्रोहाल को ढूंढ लेंगे। आपका बेटा, वह जरूर आपके पास लौटेगा मैडम। सेरिना के शब्दों में दिलासा था, लेकिन रेभानी का दर्द उससे कहीं गहरा था। मैं टूट चुकी हूँ सेरिना, मेरा सब कुछ चला गया। अब मेरे पास बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं। रेभानी की आवाज कांप रही थी। वह सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। इन सारी संपत्तियों, इस दौलत का अब कोई मतलब नहीं रह गया। मेरा प्रोहाल, वह मेरे पास नहीं है। सेरिना, मैं अब कैसे जीऊंगी? रेभानी फिर से रो पड़ी। इस बार कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक माँ का टूटा हुआ दिल था जो सबके सामने बिखर रहा था। सेरिना भी दुख से अभिभूत हो गई थी। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप एक बहुत मजबूत महिला हैं मैडम। आपके पति हमारे गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे।
हमारे लिए वह भगवान के समान थे। उनके जाने के बाद भी आपने इस गांव को नहीं छोड़ा। यह आपकी करुणा और इस गांव के प्रति आपके प्रेम को दिखाता है। अब प्रोहाल के गायब होने के साथ मुझे नहीं पता कि भगवान आपको किन परीक्षाओं से गुजार रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ आशा ही कर सकते हैं। मैडम, कृपया आशा मत छोड़िए। आप हम सब के लिए एक देवी के समान हैं। कृपया हमें छोड़कर मत जाइए, मैडम। रेभानी ने आंसुओं से भरी आंखों से सेरीना की ओर देखा। उसके चेहरे पर भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। फिर उसकी नजर मासूम सुभिक पर पड़ी, जो चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैं इस कालमाटी गांव को नहीं छोड़ सकती सेरीना, मुझे बस मेरा बेटा ढूंढ दो। उस पल रेभानी के शब्द नहीं, उसकी आंखें विनती कर रही थीं। और उसी विनती के साथ कालमाटी गांव की हवा में एक सवाल तैरता रह गया। क्या एक माँ की आशा अंधेरे से अपने बेटे को वापस ला पाएगी? उधर घने जंगल की सीमाओं को चीरता हुआ हाइनॉक्स पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। उसकी भारी सांसें ठंडी हवा को काटती हुई गूंज रही थी और हर कदम के साथ जैसे धरती हल्का सा कांप रही हो। उसकी पीठ पर बंधा प्रोहाल अब भी बेहोश था। उसका शरीर सोई ही अवस्था में झूल रहा था, जैसे उसे किसी अनजाने भाग्य के हवाले कर दिया गया हो। जंगल की छायाएं धीरे धीरे पीछे छूटती गईं। जमीन का रंग बदलने लगा, नमी खत्म हो रही थी, हवा रूखी होती जा रही थी। सामने फैलने लगा एक सूखा खुला विस्तार, एक रेगिस्तान जहां जीवन की आवाजें थम जाती हैं। हाइनॉक्स बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसके लिए यह सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन प्रोहाल के लिए यह उसकी दुनिया से दूर ले जाती हुई एक खामोश यात्रा थी। तेज धूप ने प्रोहाल की पलकों को चुभन के साथ छुआ। उसकी आंखों में हल्की सी हरकत हुई। धीरे धीरे उसे होश आने लगा और उसकी आंखें खुल गईं। माँ। उसकी आवाज रेगिस्तान की खामोशी में बिखर गई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। सिर में दर्द की एक लहर उठी। प्रोहाल ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ वह किसी की पीठ पर बंधा हुआ है। नीचे तपती रेत फैली हुई थी। चारों ओर खुला आकाश था और उसके नीचे एक विशाल चलते हुए प्राणी की मजबूत पीठ। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? हाइनॉक्स ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी गति तेज थी, कठोर, निरंतर और बिना किसी भाव के। और उसी खामोशी में रेगिस्तान की यह यात्रा और भी गहरी होती चली गई। प्रोहाल ने अपनी सारी ताकत समेटकर बंधनों को ढीला करने की कोशिश की। दर्द के बावजूद उसकी दृढ़ता रंग लाई। एक झटका और वह थोड़ा आजाद हो गया। अचानक उसने हाइनॉक्स की गर्दन में लटके उन्नत यंत्र की ओर हाथ बढ़ाया। पूरी ताकत से उसे बाई ओर खींच लिया। हाइनॉक्स चौंक गया। उसका विशाल शरीर एक पल के लिए डगमगाया। प्रोहाल ने उसी क्षण उसके लंबे बालों को पकड़कर जोर से खींचा। हाइनॉक्स ने गर्दन घुमाई और उसी झटके में प्रोहाल उसकी पीठ से नीचे गिर पड़ा। रेत से टकराने की आवाज गूंजी। प्रोहाल का शरीर जमीन पर आ गिरा। इस अथाह रेगिस्तान में वह खुद को रहस्य और खतरे के जाल में फंसा हुआ पा रहा था। शक्तिशाली हाइनॉक्स अचानक रुक गया। उसका विशाल रूप स्थिर था, कठोर और प्रभावशाली। ए लड़के, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। प्रोहाल दर्द में था, लेकिन डरा नहीं। उसने खुद को संभालते हुए सामने खड़े उस विशाल प्राणी को देखा। तुम कौन हो? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। शरीर में दर्द था, लेकिन आंखों में सवाल और साहस दोनों थे। हाइनॉक्स कुछ पल चुप रहा, फिर वही भारी आवाज दोबारा गूंजी। डरो मत, यहाँ आओ, जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर मना किया तो सब बदल सकता है। प्रोहाल कमजोर और लड़खड़ाते हुए रेंग कर उससे दूर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक ही पल में हाइनॉक्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका विशाल शरीर रेत के बीच शक्ति और रहस्य की आभा में लिपटा खड़ा था। कौन हो तुम? हाइनॉक्स की गर्दन में लगे उपकरण ने हल्की सी आवाज की और उसकी जैविक गर्जना मानव भाषा में ढल गई। मेरा नाम है हाइनॉक्स। मैं अपने मालिक का दास हूँ। ज्यादा बातें मत करो। अभी आओ, जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ो। रास्ता अभी भी थोड़ा दूर है, जल्दी करो। प्रोहाल लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। निर्दयी रेगिस्तान की गर्मी उसका गला सुखा रही थी। सांस लेना भी कठिन हो रहा था। तभी उसकी नजर हाइनॉक्स की पीठ पर बंधे एक बैग पर पड़ी। मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाइनॉक्स की भारी नजर आगे स्थिर रही।
एक पल के लिए वह चुप रहा। ठीक है, बैग से ले लो। उसने अपना शरीर थोड़ा झुका दिया। कांपते हाथों से प्रोहाल ने पानी पिया। जैसे ही पानी उसके भीतर उतरा, उसकी सांसों में थोड़ी जान लौटी। तुम अच्छे लगते हो हाइनॉक्स, लेकिन तुम्हारी आंखें देखकर मुझे डर लगता है। क्या मैं घर जा सकता हूँ? अचानक क्या कहा? हाइनॉक्स पलटा। उसकी आवाज गूंज उठी, रेत तक कांप गई। प्रोहाल घबराकर पीछे गिर पड़ा। डर और हैरानी दोनों उसकी आंखों में थे। ए लड़के, तुम बहुत बोलते हो। अभी चुप रहो, मेरी पीठ पर चढ़ो, नहीं तो। हाइनॉक्स ने अपना विशाल मुंह प्रोहाल के चेहरे के करीब ला दिया, जैसे हमला करने ही वाला हो। प्रोहाल कांप उठा। उसने दोनों हाथ उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की। उसी क्षण हाइनॉक्स की नजर प्रोहाल के फटे कपड़ों पर ठहर गई। उसकी बाईं ऊपरी छाती पर उभरे एक रहस्यमय निशान पर। उस निशान से एक अजीब सी अनुभूति और हल्की सी गंध फैल रही थी। न कोई रोशनी थी, न कोई आवाज, बस कुछ ऐसा जिसे देखा नहीं जा सकता था, केवल महसूस किया जा सकता था। हाइनॉक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके भीतर कुछ टूट सा गया। अचानक उसके मुंह से एक पीड़ादायक चीख निकल पड़ी। हाइनॉक्स पीछे हट गया। उसका विशाल शरीर रेत पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कराह रहा था, जैसे अपने ही भीतर किसी हमले से जूझ रहा हो। एक ऐसा दर्द जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, एक ऐसा क्रोध जिसे वह खुद रोकने की कोशिश कर रहा था, मानो कोई और शक्ति उसे प्रोहाल को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर रही हो और वह उसका विरोध कर रहा हो। प्रोहाल ये सब देखकर ठिठक गया। डर के साथ साथ उसके भीतर चिंता और सहानुभूति भी जाग उठी। हाइनॉक्स, क्या हो रहा है? तुम क्यों रो रहे हो? सावधानी से पास आते हुए प्रोहाल ने हाइनॉक्स को छुआ। उसके सामने पड़ा यह विशाल प्राणी अब पूरी तरह लाचार लग रहा था। प्रोहाल उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा था, तो तभी उसकी नजर हाइनॉक्स के सिर पर गई। वहां त्वचा के नीचे एक माइक्रोचिप जैसी संरचना दिखाई दे रही थी। वह चिप हल्के हल्के विद्युत स्पार्क छोड़ रही थी। कृपया मेरी मदद करो, मेरा सिर फटा जा रहा है। हाइनॉक्स की हताश विनती हवा में गूंज उठी। यह अब साफ था, यह विशाल प्राणी एक एआई संचालित ब्रेन चिप के नियंत्रण में था। तकनीक ने उसे गुलाम बना दिया था और वह उसी नियंत्रण के खिलाफ अपने ही मन के भीतर संघर्ष कर रहा था। यह समझते ही प्रोहाल की आंखें चौड़ी हो गईं। हाइनॉक्स के सिर में लगी चिप और उसकी गर्दन में बंधी हाईटेक बेल्ट का तेजी से आकलन करते हुए प्रोहाल की आंखों में दृढ़ संकल्प उभर आया। समय बहुत कम था, हर सेकंड अब मायने रखता था। अपनी छोटी उंगलियों से पूरी ताकत लगाकर उसने उस एआई बायो चिप को पकड़ लिया और उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा। दर्द, डर और थकान के बावजूद प्रोहाल की कोशिश रंग लाई। एक झटके में वह चिप हाइनॉक्स के शरीर से डिस्कनेक्ट हो गई। अचानक हाइनॉक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर कांपा, फिर उसकी पलकों ने खुद को बंद कर लिया, जैसे उस चेतन मन एक पल के लिए डूब गया हो। कोई आवाज नहीं, हवा भी जैसे थम गई। प्रोहाल चिंतित नजरों से उसे देखता रहा। हाइनॉक्स, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हाइनॉक्स कुछ नहीं बोला। वह बिल्कुल शांत पड़ा था। प्रोहाल का करुणामय हृदय उसे वहीं छोड़ नहीं सका। उसने धीरे से हाइनॉक्स को छुआ, एक कोमल मानवीय स्पर्श। पानी निकालते हुए उसने हाइनॉक्स की आंखों को हल्के से भिगोया। कुछ ही पलों में हाइनॉक्स की पलकों में हरकत हुई। उसकी आंखें फिर से खुलीं, धीरे, थकी हुई लेकिन जागती हुई। जैसे ही उसकी नजर प्रोहाल से मिली, उनके बीच कृतज्ञता और जुड़ाव की एक मौन स्वीकृति बह गई। प्रोहाल समझ गया, वह बेल्ट ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। उंगलियों की कुशलता से उसने बेल्ट को टटोला। एक छोटा सा लॉक बटन दिखा और बिना देर किए उसने उसे दबा दिया। बेल्ट खुली और गर्दन से फिसलकर रेत पर गिर गई। सब ठीक है हाइनॉक्स, तुम अब स्वतंत्र हो। थोड़ा पानी पी लो, तुम्हारा दर्द चला जाएगा। कोमलता और सावधानी के साथ प्रोहाल ने जल को हाइनॉक्स के मुंह की ओर बढ़ाया। धन्यवाद लड़के, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे नहीं पता मेरा मन अचानक क्यों बदल गया। यह सब असंभव सा लग रहा है। तुम कौन हो लड़के? प्रोहाल हल्का सा मुस्कुराया। प्रोहाल ने फिर से जल उसकी ओर बढ़ाया। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ हाइनॉक्स, क्या तुम मेरे नए बंधु बनोगे? हाइनॉक्स कुछ नहीं बोला। उसकी भारी आंखें प्रोहाल पर टिकी रहीं। एक हल्की सी नमी उसकी आंखों में चमकी, जैसे कोई कठोर दिल पहली बार भीतर से टूट रहा हो। वह रो रहा था,
चुपचाप बिना आवाज के। तुम फिर से क्यों रो रहे हो दोस्त? अब मत रो, अब थोड़ा पानी पी लो। जैसे ही पानी हाइनॉक्स के मुंह में गया, उसके भीतर एक गहरा शांत सा एहसास फैल गया। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? यह सुनते ही प्रोहाल ठिठक गया। मेरा नाम क्या है? मुझे नहीं पता। और तभी कुछ अजीब, कुछ अचानक हुआ।